हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका पैरा मेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो आपके रेलवे पैरा मेडिकल की अगर हम बात करें तो उसकी हमने शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट की बात कर ली थी। जो डिटेल विज्ञप्ति है, डिटेल से नोटिफिकेशन है, वो भी जारी हो चुका है। किन पदों के लिए कितनी वैकेंसीज आई है आरआरबी पैरा मेडिकल के अंदर, इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें बड़ा चेंजेस किया गया है। एज में जो आपके छूट का प्रावधान है वो क्या है, इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन सेंटर किस प्रकार से रहेगा, जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, सारा सब कुछ हम बात करेंगे। जो पैरा मेडिकल कैटेगरी के लिए आई है भर्ती, उसके बारे में। तो जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। देखिए, वैसे तो जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये बहुत बड़ा है, इसको समझाने में लगभग 1 से 2 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये देखिए CEN नंबर 4/2024, ये आपका रिक्रूटमेंट नंबर है। जब भी वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो इस नाम से होगा। इसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग वगैरह, आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह, सारा सब कुछ इससे आने वाला है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये रिक्रूटमेंट नंबर है 4/2024। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म की डेट है आपके, ये देखिए 17/8/2024 से आपकी ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 17 से लेके 16 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है। 17 अगस्त से ये फॉर्म भरे जाएंगे, 17 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 16 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जब भी ये फॉर्म भरे तो कोई भी गलती ना करें। जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपके लिए जारी हुए हैं, सारा सब कुछ आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले। बाकी देखिए, 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर, 17 से लेके 26 सितंबर तक आपके करेक्शन विंडो ओपन होगा। लेकिन आप ऐसी गलती करें ही ना, फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा। फिर अगर आप ये करेक्शन करवाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से फीस भी देनी पड़ेगी, 250 रुपये। तो इसलिए आप कोई भी ये गलती ना करें, अच्छे से फॉर्म भरिएगा जब भी आपके ये फॉर्म स्टार्ट होते हैं। बाकी करेक्शन विंडो भी आपके ओपन होगी, इसके लिए आपको अलग से फी भी देनी पड़ेगी, 250 रुपये। अब देखिए, आगे हम चलते हैं। जो भी आपके अलग अलग पोस्ट है, इसके अलावा आपका उसका पे लेवल क्या है, इसके अलावा कितनी वैकेंसी है, एज इसके अंदर क्या दे रखी है, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग आपके पोस्ट दे रखी है। अगर मैं पोस्टों की बात करूँ तो ये आपके पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनका पे लेवल दे रखा है। ठीक है, इनिशियल पे लेवल आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की हम आगे अलग से बात कर लेंगे। ये देखिए, एज दे रखी है 1/1/2025। इसका क्या मतलब है सर, अगर 1/1/2025 तक आप 18 साल के होते हैं तो भी एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज देखिए, यहाँ पे 36 साल, 43 साल, 33 साल ये दे रखी है। तो 1/1/2025 तक आप की एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ कैटेगरी और जो भी कोविड आया था उन स्टूडेंट को कुछ छूट दी गई है, तो वो छूट के अलावा आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये छूट के अलावा है, छूट इसमें अलग से शामिल होगी साथियों। और यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है पोस्ट के अंदर वो दे रखा है। तो देखिए, हम ओनली फॉर बात करेंगे पैरा मेडिकल कैटेगरी की। यहाँ हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन वालों के लिए और रेडियोग्राफर वालों के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8 नंबर पे जो आपकी वैकेंसी आ रखी है। 8 नंबर पे जो वैकेंसी है आपके लेबोरेटरी सुप्रीडेंट, ये देखिए लेबोरेटरी सुप्रीडेंट की ये वैकेंसी है। अगर इसके पे लेवल की बात करें तो 6 ग्रेड का पे लेवल है। और यहाँ पे इनिशियल पे आप देख सकते हैं कितना है आपके 35,400 रुपये। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। और एज क्राइटेरिया आपके दे रखा है इसके अंदर 18 से लेकर 36 साल। मिनिमम एज कितनी है, 18 साल। अगर 1/1/2025 तक आप 18 साल के होते हैं तो भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। और 36 साल से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 तक। बाकी कुछ कैटेगरी में छूट है, वो छूट इसमें अलग से इंक्लूड कर लीजिएगा आप। ठीक है, कितनी पोस्ट है हमारी, 27 मेडिकल सुप्रीडेंट की। आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। और ये देखिए 14 नंबर पे दे रखा है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन। अगर रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की हम बात करें तो इसके अंदर आपके कितनी पोस्ट हैं,
इसका देख सबसे पहले इनिशियल पे लेवल देख लेते हैं 29,200। इसके अंदर भी आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है, और जो लेबोरेटरी वाली हमारी भर्ती थी लेबोरेटरी सुप्रिटेंडेंट, उसके अंदर भी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 का रखा गया है। इसमें देखिए एज आपकी 19 साल है, 19 से लेके 36 साल। जैसे मैंने आपको बताया था 1/1/2025 तक अगर आप 18 साल के होते हैं तो, लेकिन इसके अंदर मिनिमम एज कितनी है, 19 साल है। और कितनी पोस्ट है RRB के अंदर, टोटल जोन के अंदर 64 पोस्टें हैं रेडियोग्राफर की। इसके अलावा देख लीजिए एक 19 नंबर पे और है, इसके अंदर है हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट, ग्रेड 2 की ये भर्ती है। इसके अंदर देखिए पे लेवल ज़्यादा है 21,700, और इसके अंदर भी आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो B1 का रखा गया है। 18 से 36 साल एज है और 94 पोस्ट है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ अलग अलग पोस्ट के लिए तो 1376 पोस्ट आई है, जो कि बहुत सफिशिएंट है। ऐसे देखे तो बस आपको एक पोस्ट निकालनी है अपने लेवल पे, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये कुछ आपके अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए दे रखी है। बाकी आप डिटेल से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। जो भी पैरा मेडिकल कोचिंग वाला का टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे ये डिटेल से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बात करें तो सर अप्लाई कौन कर सकता है। मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ, DMLT फर्स्ट ईयर में हूँ, इसके अलावा मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते आप अप्लाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए जो भी कैंडिडेट है जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप आवेदन कर दीजिएगा। रेलवे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन के अंदर। ये देखिए आप, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये देखिए अगर आप फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए, ध्यान रखें। अगर आप अपेयरिंग में है तो एलिजिबल नहीं है। हाँ, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जैसे DMLT वालों की मैं बात करूँ, DRT वालों की करूँ तो उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो पास आउट है तो वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आप अब रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम होता है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आप जरूर एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जो भी इस अपेयरिंग के अंदर स्टूडेंट है वो बिल्कुल इसके आवेदन नहीं कर सकते हैं वैकेंसी के अंदर, ठीक है। ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले इसका आपको ध्यान रखना है कि आप अपेयरिंग में है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे देखिए, आगे दे रखा है आपके इसके अंदर जो भी SC ST के कैंडिडेट है, ये देखिए SC ST EWS, उनको जो भी आपका रिजर्वेशन है, जो भी फीस का कंसेशन है वो भी दिया जाएगा आपके फीस के अंदर जो दे रखा है रेलवे के अनुसार। एज रिलैक्सेशन सारा सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आपके मैं अगर बात करूं मेडिकल फिटनेस, देखिए मेडिकल फिटनेस भी आपके दे रखा है। मैंने जैसे आपको बताया था अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल फिटनेस दे रखा है, B1 का C1 का, तो हम उसकी आगे डिटेल से बात की भी करेंगे। एज लिमिट की जैसे हमने बात कर ली थी, 1/1/2025 तक अगर आपकी एज, जिस पोस्ट के लिए जितनी एज है, मिनिमम एज 18 ये इसके अंदर बता रखी है, किसी में 20 भी है, किसी में 19 भी है। तो 1/1/2025 तक अगर आपकी 18 वर्ष, किसी में 19 साल है तो 19 साल ये कंप्लीट हो रही तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम एज है वो 36 साल है, मतलब 1/1/2025 तक इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है एज के अंदर तो वो अलग से है, ठीक है। ये आपके एज की बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं जो भी आपका ये फॉर्म वगैरह है ये ऑनलाइन ही रहेगा। इसके अंदर आपको 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करें। सबसे पहले अगर आप जिस भी जोन से फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में आपका फॉर्म अलग से अप्लाई करना है आपको। ये देखिए मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें तो करेक्शन के टाइम आपके फॉर्म में ही करेक्शन होना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आपका करेक्शन नहीं होगा। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि आप जब भी ये फॉर्म भरे तो कोई भी गलती ना करें। ये देखिए 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 250 रुपये आपकी फीस भी लगेगी, लेकिन ध्यान रखें आपकी जो फॉर्म की डिटेल है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है आपने उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं उस डिटेल के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपके अलग अलग दे रखे हैं और आप जब भी ये डिटेल से पढ़ें
तब आप इसको रीड कर लेवे। हाँ, अब सर मैं अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता हूँ या अलग अलग जोन से आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। रेलवे ने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट वो सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट दिस विल बी रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। मतलब अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर देते हैं, मतलब एक फोरम से ज्यादा अगर आप आवेदन कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, तो आपको डीबार किया जा सकता है आने वाली जो भी रेलवे की वैकेंसी है उनके लिए। ठीक है, मतलब एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट से आवेदन कर सकता है, एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी डिटेल से दे भी रखा है। आगे चलते हैं हम, और ये पोस्टिंग वगैरह का ये सारा सब कुछ दे रखा है, तो आप इसको डिटेल से रीड कर लीजिएगा। जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी ही बात कर रहे हैं। ये हेल्पलाइन भी दे रखा है, कोई भी आपको हेल्पलाइन चाहिए फॉरम के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, तो ये देखिए आपके हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट के लिए, ये क्यूरी के लिए ये हेल्पलाइन भी यहाँ पे दे रखा है। हेल्पलाइन फॉर एनी क्यूरी रिलेटेड सबमिट एप्लीकेशन, कुछ भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपकी क्यूरी है तो आप 10 बजे से, मॉर्निंग के 10 से लेकर शाम तक ऑन वर्किंग डे, जो भी वर्किंग डे है उन पे आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दे रखे हैं। और ये जो वैकेंसीज है आपके, अगर इनकी पोस्ट इंक्रीज करनी है या कम करनी है, वो सब कुछ रेलवे के पास अधिकार है, रेलवे कुछ भी कर सकता है। बाकी यहाँ पे आप देखिए, अब मेडिकल फिटनेस, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस जो हमने बात की थी, देखिए ये मेडिकल फिटनेस आपको चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है B1, C1 और C2। जो हमारी पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी थी, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट और अटेंडेंट की, उसके अंदर देखिए। इसके अलावा रेडियोग्राफर B1 का हमारे ये जनरल जो फिटनेस है वो दे रखा था स्टैंडर्ड। तो देखिए, जो भी आपका डिस्टेंट विजन है, जो भी आपका आंखों से देखने का विजन है, वो देखिए 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लास। अगर आपके चश्मा लग रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है, जो देखने का विजन है, वो ये होना चाहिए। ठीक है, ये आप जो भी आंखों वाले डॉक्टर होते हैं उनसे चेक करवा लीजिएगा। ये आपका है, ये है आपके डिस्टेंस का और नियर का विजन भी यहाँ पे दे रखा है 0.6 एंड 0.6 विथ और विदाउट ग्लास। मतलब आपके चश्मा लग भी रखा है, अगर आपका इतना ये है विजन, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, मेडिकल के लिए आप फिट है। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो आप C1 का भी अलग से दे रखा है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया पैरामेडिकल के लिए ये आपका मेडिकल फिटनेस दे रखा है। बाकी जो भी आपके कलर विजन है, बाइनोक्यूलर विजन है, नाइट विजन है एंड मेसोफिक विजन है, ये सारे सब कुछ आपके इसमें दे रखा है। डिस्टेंट और ये जो नियर का विजन है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये मेडिकल फिटनेस की बात हो गई। सर अब इसमें अप्लाई कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, अप्लाई कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं? तो अगर देखिए अप्लाई की हम बात करें, अप्लाई की अगर हम बात करें, ये देखिए जो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, सिटीजनशिप, वो आराम से आवेदन कर सकते हैं। देखिए सिटीजनशिप इंडिया, नेपाल, भूटान, ये कुछ दे रखा है, तो वो भी इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सारा सब कुछ दे रखा है, ये वाले कैंडिडेट है जो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग यहाँ पे आपके दे रखा है, तो इस बात का आप जरूर रूप से ध्यान रखें कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की हमने बात कर ली थी। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ छूट भी दे रखी है आपको एज के अंदर, इस बात का जरूर ध्यान रखें। एज लिमिट की गणना है जो आपके 1/1/2025 से की जाएगी, वो हमने डिटेल से बात कर ली थी। बाकी यहाँ पे कुछ छूट का प्रावधान भी आपको दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज, और एक सर्विसमैन है उनको 3 इयर्स का और से अलग से है 5 ईयर 3 ईयर, तो आप ये डिटेल से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ये आपको पैरामेडिकल कोचिंग वाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ध्यान रखें। बाकी आपके अगर फॉर्म फीस की हम बात करें आगे, तो फॉर्म फीस आपके रखा गया है यहाँ पे। देखिए फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो फॉर्म फीस है आपके 500 रुपये। 500 रुपये कौन से कैंडिडेट के लिए है? कैटेगरी मेंशन बोलो। ये देखिए सीरियल नंबर 2 है, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, उनके लिए 500 रुपये फीस दे रखी है। हाँ, एक बात ज़रूर रेलवे ने यहाँ क्लियर की है, अगर आप ये फॉर्म भरते हैं और जो भी आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो आप देने जाते हैं, तो जो भी आपकी 400 रुपये फीस है वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट का जो भी चार्जेस वगैरह है बैंक का, वो काट के आपकी 500 में से 400 रुपये फी रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा देखिए SC ST एक्स सर्विसमैन, जो भी फीमेल ट्रांसजेंडर, उनके लिए जो फीस है वो आपके 250 रुपये रखी गई है, और ये पूरी फीस इनको रिफंड हो जाएगी। ध्यान रखें, इसके लिए जो भी आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो आपको अटेंड करना होगा।
अगर आप वो अटेंड करते हैं तो आपकी ये फीस है जो रिफंड हो जाएगी। रिफंडेबल फीस है, इतनी इतनी फीस आपके रिफंड होगी। बाकी मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी आप ये फॉर्म भरें तो जो आपका पेमेंट है, जो भी ये फॉर्म की फीस है, वो अपने अकाउंट से कटवाएगा, क्योंकि जो भी फीस रिफंड होनी है बाद में वो उसी अकाउंट में होगी जिससे आपने फीस को डेबिट किया है। ये देखिए अलग अलग दे रखा है। जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है बीपीएल का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए अलग अलग नीचे सर्टिफिकेट भी आपके दे रखा है। बाकी मैंने बात करी लिए 400 रुपए आपकी फीस और 250 रुपए ये रिफंड हो जाएगी। रिजर्वेशन भी आपके यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी ये देखिए। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट बाय द कैंडिडेट। मैंने जैसा आपको बता दिया था, जो कैंडिडेट है वो एक ही फॉर्म आपके सबमिट कर सकता है। अगर अलग अलग आप फॉर्म सबमिट करते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए तो आपको डिबार कर दी जाएगा आने वाली जो रेलवे की वैकेंसीज है उनके लिए। तो ऐसा ना करें, आपको एक ही फॉर्म से अप्लाई करना है, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और मान लीजिए आप अहमदाबाद जोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन फिर अजमेर जोन से नहीं भर पाएंगे। राजस्थान के अंदर हमारा अजमेर जोन लगता है। बाकी अलग अलग जो भी आपका स्टेट है उनके लिए अलग अलग जोन है। तो जैसे आप किसी भी जोन से तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होना है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब इसमें एक ही एग्जाम आपके लगने वाला है। ध्यान रखें, एक ही एग्जाम होगा, फिर उसकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइम कितने मिनट का दिया जाएगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो भी PWBD के स्टूडेंट हैं उनको देखिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट को कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो भी दिव्यांगजन वगैरह कैंडिडेट होते हैं उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है, जो भी आपकी पोस्ट है। बाकी देखिए आपका जो भी डिप्लोमा या डिग्री है, अगर मान लीजिए आपने डीआरटी कर रखा है तो जो भी आपका डीआरटी का सिलेबस रहता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वो आएगा आपके 70 नंबर का, मतलब 70 नंबर का पोर्शन ये रहेगा 70%। बाकी आपके 30% रहने वाला है आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन, और नॉन टेक्निकल के अंदर आपके रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस। ठीक है, ये 30 नंबर के आपके रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम है, तो टाइम आपके पास सफिशिएंट है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला का जो भी ऑनलाइन कोर्स है उससे जुड़ सकते हैं। उसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की परिपूर्ण रूप से तैयारी करवाई जाएगी। ये आपका सिलेबस हो गया। जो आपका मीडियम है वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जो भी आपका पेपर आएगा वो हिंदी के अंदर भी आएगा और इंग्लिश के अंदर भी आएगा। जो भी रेलवे का पेपर है वो हिंदी के अंदर भी आएगा और प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपकी इसकी लैंग्वेज रहने वाली है, ध्यान रखें। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन की बात हो गई, कितने कितने पोर्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, हाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है वो भी काट लिया जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। वैसे 1/4 रहती है, इसमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक जो सही आंसर किया आपने जिस क्वेश्चन का, वो भी आपका काटा जाएगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन, अगर अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम होगा तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि रेलवे के अनुसार रहेगा। ये देखिए कुछ फॉर्मूले वगैरह से नॉर्मलाइजेशन है वो समझा रखा है यहाँ पे। पे लेवल वगैरह हमने देख ही लिया था। अप्लाई किस प्रकार से करना है, जब भी आपका ये अप्लाई होगा लगभग आप देखिएगा 15 या 16 अगस्त तक आपके ये डिटेल से एडवर्टाइजमेंट वगैरह जारी हो जाएंगे, लिंक वगैरह एक्टिव हो जाएगा। जब भी आपके जो भी वेबसाइट है ऑफिशियल वगैरह 15 अगस्त या 16 अगस्त तक आपके ये फॉर्म वगैरह जो भी ये डिटेल विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी वेबसाइट पे। तो उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। 17 अगस्त से आपके ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अलग अलग जोन है साथियों, देखिए अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर। हमारे राजस्थान का जोन कौन सा है, अजमेर जोन। तो आप एक जोन से एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ही कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर पाएगा, ये ऐसा रेलवे ने क्लियर कर दिया। ये देखिए जनरल गाइडेंस दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। हाँ,
आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी है, अलग अलग ये जो लैंग्वेज है उसके अंदर रहेगा। देखिए इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, इसके अलावा 13 अलग अलग जो लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज, उसके अंदर आपका ये पेपर का मोड रहने वाला है। ये देखिए गुजराती, बंगाली, आसाम, कनाडा, ये सारी अलग अलग लैंग्वेज है। जो भी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि ये किस भाषा में आप ये जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं, तो उस टाइम आप ये आपको चॉइस करना है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की हमने बात कर ली है। जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है मैंने जैसे आपको बता दिया है, वो इस विज्ञप्ति को आप ध्यान से रखें। 4/2024 एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, इको लेटर वगैरह आएगा जब आपका जो भी एग्जाम वगैरह है। हाँ, सेंटर भी आपको फॉर्म भरते वक्त ही चूज करना है, कुछ आपको सेंटर दिखाई देंगे तो उसके अनुसार ये कुछ डिटेल वगैरह है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, कार्डियक टेक्नीशियन। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इसके अंदर अगर क्वालिफिकेशन की साथियों बात करें, देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, हाँ देखिए 12th 10+2 इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और देखिए अगर आपके पास आपने 12वीं साइंस 12th साइंस से कर रखी है प्लस, और आपने उसके बाद में DMLT, DRT या आपका जो भी पैरामेडिकल का डिप्लोमा ICG वो कर रखा है, तो आप जो भी आपकी अलग अलग पोस्ट है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपका 12वीं के अंदर साइंस है, उसके बाद में आपने DMLT कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है 1 ईयर का, तो वो कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन DMLT टेक्नोलॉजी एट पर विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट, जो भी आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए कुछ अलग अलग आप देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो वो आपके पास होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी 12th साइंस के बाद में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ अलग अलग दे रखा है आपका इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में। अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है सर्टिफिकेट कोर्स, तो उसके लिए तो वो आप जरूर से रीड कर लीजिएगा डिटेल के अंदर। बाकी DMLT वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इसके अलावा आप देखिए रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 12वीं, देखिए जो भी आपकी 12th है वो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे दे रखा है, और डिप्लोमा जो भी आपका DRT एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी जो भी 2 साल का कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो रखा है। इसके अलावा साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन, अगर आपकी साइंस से जो आपकी BSc हो रखी है, इसके अलावा आपका रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन जो भी 2 साल का कोर्स है वो हो रखा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपके रेडियोग्राफर के लिए है। आगे हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए देखिए यहाँ पे अलग से दे रखा है जो भी आपका क्वालिफिकेशन है BSc विद, अगर आपकी जो भी BSc है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc विद केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे हो रखी है, और इसके बाद में आपने DMLT कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें दे रखा है इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो BSc MLT वाला है वो तो इसके अंदर एलिजिबल है ही है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के अंदर BSc MLT वाले तो एलिजिबल है ही है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के अंदर BSc MLT की बात करें या फिर मैं करूँ आपके BMLT, तो वो कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही। इसके अलावा BSc अगर आपने इन अलग अलग से स्पेशलाइजेशन से कर रखा है और आपने उसके बाद DMLT कर रखी है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वालिफिकेशन था पैरामेडिकल के लिए जो हमने बात कर ली है। अब आप यहाँ पे देखिए ये अलग अलग जोन वाइज पोस्ट दे रखी है आप, तो इसमें हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये देखिए RRB भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये अलग अलग दे रखा है, तो हम इसकी अलग से डिटेल के अंदर जब भी अलग से वीडियो लेके आएंगे तो उसके अंदर हम डिटेल से इसकी चर्चा कर लेंगे। और ये आपका सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस की भी हमने अलग से बात कर ली थी पहले, वैसे बाकी हम अलग से और चर्चा कर लेंगे। जो भी आपका 70% का सिलेबस है, जो भी आप प्रोफेशनल है, जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा है 70% वो रहेगा, और 30% के अंदर आपके GK रीजनिंग मैथ वगैरह रहने वाला है। ध्यान रखिए ये इंडिया लेवल की चीज़ें रहेगी, इंडिया लेवल का आएगा क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनने हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये था रेलवे का जो डिटेल से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तैयारी अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी अब देखिए हम चलते हैं, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। PCW प्लस के नाम से ऐप है, PCW प्लस ISO स्टोर पे भी मिल जाएगा। PCW प्लस आप सर्च कीजिए, आपको ऐप देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। रेडियोग्राफी के लिए
स्पेशल कोर्स है जो भी रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। इसके अलावा लेबोरेटरी वालों के लिए भी अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। 70+30 मतलब कि 100% आपको सिलेबस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।